बच्चों इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम ये वाला पॉइंट स्टार्ट किया था, राइट। नेशनल इनकम अगर हम लोग वो कैलकुलेट करना है तो उसके टोटल 3 मेथड्स है, ठीक है। कौन से 3 मेथड्स है ये मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में बताया था। फर्स्ट इज आउटपुट मेथड, या फिर हम लोग इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं या इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ आउटपुट मेथड को ही स्टडी किया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आउटपुट मेथड से हम लोग नेशनल इनकम अगर निकालते तो उसमें भी और 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके? या तो आप फाइनल गुड्स का वैल्यू चेक करो, ठीक है। नहीं तो फिर आप हर एक स्टेज पे कितना वैल्यू ऐड हो रहा है वो देखो, सबका टोटल करो तो आपको समझ में आएगा कि कंट्री का नेशनल इनकम कितना हुआ है। मैंने 1-2 एग्जांपल्स भी आपको देते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को पहले वीट सेल करता है, ठीक है। फिर वो पर्सन दूसरे पर्सन को वीट सेल करने के बाद में उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उससे वो फ्लोर बनाता है, आटा, ठीक है। और फ्लोर से फिर सामने वाला पर्सन जो है उसका ब्रेड बना के उसको कस्टमर को बेचता है। तो ऐसे केस में हम लोग या तो डायरेक्टली ब्रेड का फाइनल वैल्यू लेंगे, नहीं तो हर स्टेज में कितना वैल्यू ऐड हो रहा है ये देखेंगे और सबका टोटल अगर हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो वही आएगा। या तो आप फाइनल मेथड यूज करो या फिर वैल्यू एडेड अप्रोच यूज करो, आपका आंसर एग्जैक्टली वही आने वाला है, राइट, ठीक है। तो बच्चों ये मेथड अपना ऑलरेडी हो चुका है। वी हैव डन दिस मेथड, आउटपुट मेथड, या फिर इसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको इन्वेंट्री मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे मैं डायरेक्टली आता हूँ, ठीक है। कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या मैं आपको बताता हूँ। ये देखो हम लोग है ना कंट्री का नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, तो जब कभी भी हम लोग कंट्री लेवल पे कोई चीज स्टडी करते हैं तो एक चीज दिमाग में रखो कि वो बहुत डिफिकल्ट होगी, ठीक है। इंडिया इतना बड़ा देश है यार, और इतने बड़े देश में जब हम लोग नेशनल इनकम जैसी कोई चीज को कैलकुलेट करते हैं तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग वो मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, ठीक है। कौन से प्रिकॉशंस होते हैं वो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं डायरेक्टली आपको टेक्स्ट बुक से ये पॉइंट समझाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है रेफर टेक्स्ट बुक, बट बच्चों ये टेक्स्ट बुक से हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करूंगा। अगर ये चीज आपकी क्लियर नहीं होती है तो आपको प्रिकॉशंस वाले पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। मैं कौन सी चीज क्लियर कर रहा हूँ ध्यान से सुनना, आपको लिखने का टाइम भी दूंगा, ओके। देखो जब भी हम लोग नेशनल इनकम स्टडी करते हैं, जब भी हम लोगों को नेशनल इनकम कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, नेशनल इनकम को हम लोग एनआई भी बोलते हैं, एनआई मींस नेशनल इनकम, राइट। तो ना एक चीज दिमाग में रखो, नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको ये थोड़ा क्लियर कर रहा हूं बच्चों। एक चीज और यहाँ पे बताऊंगा, जो मैं अभी आपको लिखा के देने वाला हूं ये चीज आपके टेक्स्ट बुक में पूरी तरीके से क्लियरली एक्सप्लेन नहीं की हुई है, ठीक है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं ताकि आपको प्रिकॉशंस वाले पॉइंट सही तरीके से समझ में आए। तो भी मैं जो भी बोल रहा हूं आपको ध्यान से सुनना है। नेशनल इनकम हम लोग कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। नेशनल इनकम मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हर चीज को मैं अभी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या देखो, नेट का एन, नेशनल का एन, प्रोडक्ट का पी, एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये मैं ब्रैकेट लिख रहा हूँ, फैक्टर कॉस्ट पे हमको निकालना है, ठीक है बच्चों। देखो अगर आपको थोड़ा बहुत फर्स्ट लेक्चर याद है तो आपको ये बिल्कुल बहुत इजीली क्लिक होगा कि नेट का मतलब क्या होता है, नेशनल का मतलब क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, मैंने आपको ये बताया था नेट मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो नेट का मतलब होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। यू मस्ट नो दिस थिंग, क्यों, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। जब भी हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं मतलब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, एनएनपी एट एफसी बराबर। नेशनल मतलब क्या, नेशनल का मीनिंग होता है, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बराबर। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था,
ये भी मैंने आपको शुरुआत में जब 3 हम लोगों ने बेसिक फॉर्मुलेज लिए थे तभी मैंने आपको ये चीज भी क्लियर की थी। नेशनल मतलब डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप लोग जाके कंफर्म भी कर सकते हो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको जो भी बेसिक फॉर्मुलेज लिखाए थे आप लोग वो कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या, वेरी सिंपल बच्चों, देखो मैंने आपको ऐसा कुछ लिखाया था, ये आपको याद रहेगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, तो इससे हम लोगों को फैक्टर कॉस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट विल बी मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सही बात है ना, तो ये चीज भी आपको दिमाग रखनी है बच्चों। मैं आपको अब ये बता चुका हूं, अब आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इतनी चीजों को नोट कर सकते हो। आपको बेसिकली क्या नोट करना है, आपको बेसिकली प्रिकॉशंस लिख के यहाँ लिख दो, रेफर टेक्स्ट बुक, और यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लिखना है बच्चों। नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग प्रिकॉशंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ओके। तो बच्चों अगर आप लोगों ने ये सारा लिख लिया है फॉर्मूला, तो अब हम लोग आते हैं और हम लोग टेक्स्ट बुक से प्रिकॉशंस को सही तरीके से स्टडी करते हैं। ओके, यस बच्चों देखो ये आपको आना है पेज नंबर 65 पे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के पेज 65 पे बहुत सारे प्रिकॉशंस वाले पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्रिकॉशंस हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और यहाँ पे आपको सही तरीके से समझ में आएगा कि हमको कौन से छोटे छोटे चीजों का ख्याल रखना है। बराबर, ठीक है, यहाँ लिखा है भाई एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड। हम लोग अभी भी आउटपुट मेथड में ही है, हम लोग प्रिकॉशंस पढ़ रहे हैं। फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। कौन से प्रिकॉशंस लेना है देखते हैं। टू अवॉइड डबल काउंटिंग ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। कितना सही पॉइंट लिखा है, मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप डबल काउंटिंग करोगे तो नेशनल इनकम गलत निकलेगा। इसलिए कोई भी तरीके का कंफ्यूजन अवॉइड करने से हमको बेटर यहाँ पे क्या होगा, हम लोग सिंपली फाइनल गुड्स का वैल्यू लेंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था बच्चों, मैं आपको यहाँ पे फिर से ये एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये जो टेबल है आपने ड्रॉ किया मेरे ख्याल से इसके पहले के लेक्चर में। ओके, ये अगेन टेक्स्ट बुक के टेबल है बच्चों। देखो यहाँ पे कॉटन से यान बनता है, यान से क्लॉथ बनता है, क्लॉथ से शर्ट बनता है। तो हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, हम लोगों को बोला जा रहा है अब फाइनल गुड्स जो है जिसका वैल्यू कितना है यहाँ पे 500, डायरेक्टली अब इसका ही वैल्यू ले लो 500। ठीक है, तो ये पूरे प्रोसेस से कंट्री का नेशनल इनकम 500 से बढ़ेगा। पूरे प्रोसेस से कंट्री का नेशनल इनकम 500 से बढ़ेगा। सही बात है, ठीक है। बट अगर सपोज आप यहाँ पे कॉटन का वैल्यू 150 प्लस यान का वैल्यू 250 प्लस क्लॉथ का वैल्यू 400 प्लस यहाँ पे फाइनली शर्ट का वैल्यू 500, अगर आप ऐसा टोटल करोगे तो कंट्री का नेशनल इनकम गलत निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं शर्ट का वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ 500, तो शर्ट में क्लॉथ का वैल्यू भी इंक्लूड हो गया है और क्लॉथ में यान का वैल्यू इंक्लूड हो गया और यान में कॉटन का वैल्यू इंक्लूड हो गया। अगर हम लोग मान के चलो 150 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 500 करेंगे तो हम लोग चीजों को डबल काउंट कर रहे हैं। सही बात है, तो इसलिए इससे अपना नेशनल इनकम गलत आएगा। हमें क्या करना है, हमें एंड में जो चीज बनी है बस हम लोग उसी चीज का वैल्यू कंसिडर करेंगे। राइट, तो कितने सारे एग्जांपल्स इसमें हो सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सिंपल एग्जांपल जिससे आपको ये चीज बहुत इजीली समझ में आएगी। ठीक है, मान के चलो सपोज कोई वड़ा पाव बेचने वाला पर्सन है। ठीक है, वो क्या करता है, वो पाव अलग से परचेज करता है, ठीक है, और वड़ा खुद बनाता है। बराबर, और वड़ा पाव को बना के वो सेल करता है सपोज 12 रुपए में। ठीक है, तो वड़ा पाव ये फाइनल गुड्स है, तो हम लोग फाइनल गुड्स का वैल्यू 12 रुपए पकड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये 12 रुपए में फिर से अलग से पाव का वैल्यू ऐड मत करो। क्यों? क्योंकि वड़ा पाव में पाव ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सही है, फाइनल गुड्स जो होता है उसमें ऑलरेडी रॉ मटेरियल का वैल्यू इंक्लूड होता है। राइट, तो इसलिए हम लोग फिर से अलग से पाव का वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वड़ा पाव में ऑलरेडी पाव का कॉस्टिंग ऐड हो चुका है। वैसे फाइनल गुड्स जो है यहाँ पे इसमें ऑलरेडी कॉटन यान क्लॉथ इन सब का वैल्यू ऐड हो चुका है। इसलिए हम लोग डायरेक्टली जो फाइनल चीज बनी है बस उसी का वैल्यू चेक करेंगे। बार बार अगर आप डबल काउंटिंग करोगे तो अगेन अपने कंट्री का नेशनल इनकम गलत निकलेगा। सो दिस इज वेरी वेरी बेसिक थिंग। क्या लिखा है फिर से बता रहा हूं, यस, टू अवॉइड डबल काउंटिंग ओनली
वैल्यू ऑफ सर्विसेज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेकंड बच्चों, ये सेकंड पॉइंट पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे, बराबर। तो आपको पूरी तरीके से यहाँ ध्यान में क्लोज कर देता हूं फिलहाल, ओके। यस, ओके। तो बच्चों देखो, यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। प्लीज एक चीज दिमाग में रखो, जब भी हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं, जब भी हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं, तो हमें फोकस करना चाहिए प्रोडक्शन पे, कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, सर्विसेज दी जा रही है, इस पे हमको फोकस करना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे इनकम पे फोकस नहीं करना है, हम लोगों को प्रोडक्शन पे फोकस करना है। बेसिकली हम लोगों को सेल पे फोकस नहीं करना है, कितना बेचा है ये इंपॉर्टेंट नहीं, कितना प्रोड्यूस किया है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं जब से आपको बता रहा हूँ, देखो शुरुआत से मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको शुरुआत से बताया नेशनल इनकम से हमें समझ में आता है कि हम लोग साल भर में अपने देश में कितने गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस नॉट सेल, प्रोडक्शन करना इंपॉर्टेंट है, चीज बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग बोलेंगे कि हमारे देश का नेशनल इनकम बढ़ा है, कब, जब प्रोडक्शन होता है, उसको बेचना जरूरी नहीं है, बराबर। देखो बच्चों, यहाँ पे इसलिए लिखा है प्रोडक्शन जो है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, सेल पे हम लोग फोकस नहीं करने वाले। अब जब मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली इस चीज का आंसर करना है। देखो, अगर मान के चलो मिस्टर एन आपका एक पर्सन है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने अपनी फैक्ट्री में 100 चेयर्स प्रोड्यूस किए, 100 चेयर्स क्या किया, प्रोड्यूस किया, ठीक है। 100 चेयर्स में से इसने सपोज सिर्फ 90 चेयर्स बेचे हैं, 90 चेयर्स क्या किया, सेल किया है, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछूं, कंट्री का नेशनल इनकम जब हम लोग निकालेंगे तो 100 चेयर्स का वैल्यू लेना पड़ेगा 90 चेयर्स का, तो इसका आंसर होगा 100 चेयर्स का, ठीक है। हम लोग 100 चेयर्स के अमाउंट को क्यों कंसिडर करेंगे, वेरी सिंपल, बिकॉज यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं, इसी पे नहीं। नेशनल इनकम कितना आपने प्रोड्यूस किया है इस पे फोकस करता है, कितना बेचा है ये मैटर नहीं करता है। चीज बिकी नहीं है तो क्या हुआ, अगले साल बिक जाएगी, आपने इस साल प्रोड्यूस कितना किया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 100 चेयर्स अगर आपने इस साल प्रोड्यूस किया, 90 ही बेचे, हम लोग 100 चेयर्स के वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये चीज मैंने क्लियर की। अब ध्यान से सुनना मेरे अब इस एग्जांपल को, ठीक है, वेरी वेरी केयरफुल, ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कोई फार्मर है, सपोज कोई किसान है, ठीक है। ये क्या करता है, इसने अपने फार्म पे, अपने जमीन पे मान के चलो 100 पोटैटोज उगाए, 100 केजीज ऑफ पोटैटोज, 100 किलो पोटैटोज, 100 किलो आलू ये उगा रहा है, 100 किलो पोटैटोज, ठीक है बच्चों। अगर ये फार्मर ने 100 केजीज ऑफ पोटैटोज ग्रो किए, राइट, तो अब इसमें से सपोज मान के चलो इसने 99 पोटैटोज जो है, 99 केजीज ऑफ पोटैटोज जो है, 99 केजीज ऑफ पोटैटोज जो है, ये क्या करता है, ये खुद कंज्यूम कर लेता है, सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना बच्चों। अपने देश में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो खुद उगाते हैं और खुद का ही उगाया हुआ अनाज वो खुद कंज्यूम भी कर लेते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर सपोज मैं फार्मर हूं और मैंने मेरे खेत में आलू उगाया है, तो मैं खुद से वो कंज्यूम बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, मैं बाहर मार्केट में जाके सेम चीज क्यों करूँ, जब ये सेम चीज मैं खुद बना रहा हूँ, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर सपोज 99 केजीज ऑफ पोटैटोज इसने क्या किया, खुद से कंज्यूम कर लिया, अच्छा ठीक है। और ये क्या करता है, ये 1 केजी जो है 1 किलो ऑफ पोटैटोज, पोटैटो, ये क्या करता है, ये इसको सेल करता है, सोल्ड, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछूं तो आपको इसका आंसर करना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि नेशनल इनकम कितने से बढ़ेगा, 100 केजीज ऑफ पोटैटोज ये हमें कंसिडर करना है नेशनल इनकम में, या सिर्फ 1 केजी ऑफ पोटैटो, सेल करना इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन करना इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रहा हूं बच्चों, मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सपोज आपने 100 प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे नेशनल इनकम का रूल ये होगा कि आपको 100 केजीज का वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। मतलब सिंपल चीज है, आपने प्रोड्यूस कर लिया 100 केजीज, यस, तो इसको आप नेशनल इनकम में कंसिडर करो,
ठीक है, ऐसा मत सोचो कि सर इसने नाइट्रोजन तो खुद ही खा लिया तो उसको पैसा ही नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, बिल्कुल यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे प्रोडक्शन पे। अगर प्रोड्यूस कर लिया 100 केजीज, वहीं पे बात खत्म होगी, दैट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, नेशनल इनकम फोकस करता है प्रोडक्शन पे, सेल पे फोकस नहीं करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रिकॉशन के तौर पे सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ते हैं। यस, यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन, अभी एग्जांपल दिया फार्मर वाला, क्या एग्जांपल था, वेरी सिंपल, 100 उगाए, 99 लिया और एक बेचा, तो हम लोग 100 वैल्यू को कंसिडर करेंगे। बाय फार्मर्स शुड बी एस्टिमेटेड बाय गेस वर्क। ये एस्टिमेटेड अंदाजा लगाना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? के पूछूं कि उसने साल भर में कितना खुद का उगाया हुआ अनाज खा लिया, उसके पास हिसाब ही नहीं हुआ है। ठीक है, कोई क्यों हिसाब रखेगा कि वो खुद का कितना प्रोड्यूस जो है खुद कंज्यूम कर रहा है। इसलिए यहाँ पे हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा। इसको यहाँ पे बोलते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू, मतलब एक गैस हम लोगों को करना पड़ेगा कि वो चीज जो है वो अगर मार्केट में बिकती थी तो कितने में बिकती थी। जैसे कि 99 पोटैटोस अगर फार्मर खुद खा लेता है, बट अगर वो खाता नहीं था तो मार्केट में उसको सेल कर सकता था, तो उसका वैल्यू कितना हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इस चीज के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, आप लोग क्विकली इस एग्जाम्पल को नोट कर सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 100 केजीज ऑफ पोटैटोस को नेशनल इनकम में कंसिडर करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से ये वाला पॉइंट जो है आप लोग लिख सकते हो खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो ओके बच्चों, अगर आप लोगों ने ये चीज लिख ली है वीडियो को पॉज करके आराम से, तो अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिखा है। थर्ड पॉइंट लिखा है indirect taxes are included in the market price are to be deducted and subsidies given by the government should be added। ये क्या है और ये क्यों कर रहे हैं बताता हूं, आराम से हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे, ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको लिखा के दिया ये पॉइंट। बच्चों देखो, प्रिकॉशन स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको नेशनल इनकम का फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला है, एन एन पी एट एफ सी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमेशा दिमाग में रखो कि हम लोग नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे ही निकालते हैं, राइट। अच्छा, अब मैं फॉर्मूला बता, हमें ये फॉर्मूला पता है मार्केट प्राइस का, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला पता है, ये याद नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट लेक्चर जो है उसको या तो रिवाइज करो या तो फिर उसके नोट्स जो आपने लिखे उसको एक बार देखो। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बराबर, ठीक है, विच इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब क्या होता है, देखो गवर्नमेंट जब इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है तो उससे वो चीज का मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको पिज्जा वाला दिया था, 1000 रुपए का पिज्जा है तो 1000 रुपए पे अगर मान के चलो गवर्नमेंट ने 10% जीएसटी लगा लिया, तो जीएसटी की वजह से क्या होगा, मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। मार्केट में मेरे को अगर वो चीज खरीदे तो मेरे को पॉकेट से ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से वो चीज की कीमत बढ़ती है, मार्केट प्राइस बढ़ेगी। कभी कभी गवर्नमेंट हमें पैसा देती है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडीज। गवर्नमेंट अगर पैसा ले रही है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस उसको ऐड करो, सब्सिडीज को यहाँ हम लोग माइनस करते हैं, सब्सिडीज हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला लिखूं तो कैसे निकलेगा यहाँ पे, वेरी सिंपल, फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस ही करो, बराबर ना। अब मैं लिख के बता रहा हूं, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग नोट कर सकते हो, बट अभी ध्यान से सुन लो पहले। ठीक है, नेशनल इनकम के लिए हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है मतलब क्या, मतलब हम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट करना है। ये करो डिडक्ट, माइनस कर रहे हैं ना, ठीक है, इसलिए हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करेंगे और सब्सिडीज को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
यहाँ वही लिखा है क्या, देख लेते एक बार। ठीक है, क्या लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसको आप करो डिडक्ट, और सब्सिडी जो है उसको हम लोग करेंगे ऐड। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब आप लोग ये थर्ड पॉइंट को समझने के लिए अच्छे से इस चीज को लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, आराम से ये फॉर्मूला जो है आप लोग नोट कर सकते हो। चलो, ओके बच्चों, अगर ये लिख लिया है आप लोगों ने तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। ओके, इस फोर्थ प्रिकॉशन क्या लिखा है, while evaluating output changes in price level between different years must be taken into account। बहुत ही सिंपल चीज यहाँ लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगेन हम लोग हर चीज को एग्जांपल से क्लियर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे फ्रेश एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ओके, यस, एग्जाम्पल देखो क्या है यहाँ पे, मान के चलो 2018 में मिस्टर ए नाम के पर्सन ने क्या किया, मिस्टर ए नाम के पर्सन ने 1000 चेयर्स बनाए। ठीक है, और 2019 में भी मिस्टर ए ने उतने ही चेयर्स बनाए, 1000 चेयर्स, राइट। ठीक है, बट बच्चों यहाँ पे देखो, ऐसा हो सकता है क्या कि 2018 में 1000 चेयर्स उसने बनाए, बट मान के चलो ये हर एक चेयर को 400 रुपए के हिसाब से बेच रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इस साल में कितना ऐड किया होगा वैल्यू, देखो 2018 में मिस्टर ए ने अगर 1000 चेयर्स बनाए तो 1000 इंटू 400 मतलब कितना होगा, ये होगा 4 लाख, ये होगा रुपीज 4 लाख, बराबर। ठीक है, और यहाँ पे 2019 में क्या होता है, तो जो 2019 में इसने 1000 चेयर्स बनाया, बट अब क्या हुआ पता है, अब चेयर्स की कीमत बढ़ गई है, सपोज हो सकता है ना, हर साल महंगाई की वजह से चीजों की कीमत बढ़ती है। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 450 रुपीज हो गई चेयर्स की कीमत, 50 रुपए से बढ़ गई है। ठीक है, ऐसे में क्या होगा पता है, ऐसे में हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि देखो यहाँ पे भी 1000 है, यहाँ पे भी 1000 उतनी ही चेयर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा सोचते हो सर 2018 में और 2019 में उतने ही चेयर्स बने हैं, तो कंट्री के नेशनल इनकम को हम लोग उतने ही अमाउंट से ऐड करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हर साल महंगाई की वजह से चीजों की कीमत बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस 400 का अगर 450 हो गया तो हम लोग 450 के हिसाब से अब इसका वैल्यूएशन निकालेंगे, ये होगा 4,50,000। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे देखो 2018 में भले ही 4 लाख रुपए का वैल्यू ऐड किया है, बट 2019 में 4,50,000 का वैल्यू ऐड होगा, बिकॉज प्राइस यहाँ पे चेंज हो चुका है। सही है, तो यहाँ वही लिखा है बच्चों, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ के समझते हैं। ठीक है, क्या लिखा है देखो यहाँ पे लिखा है, while evaluating output changes in price level between different years must be taken into account। अगर प्राइस का लेवल चेंज होता है, 400 का 450 हो गया, तो हम लोग 450 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, और हम लोग बोलेंगे देखो इस साल मतलब 2019 में, मान के चलो 2019 में 2018 के मुकाबले ज्यादा वैल्यू ऐड हुआ है, क्यों, क्योंकि चीज की कीमत 400 से 450 हो चुकी है। सही बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन वीडियो को पॉज करो, ये एग्जाम्पल भी क्विकली नोट कर लो, जितने एग्जाम्पल्स लिखोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके बच्चों, अगर ये पॉइंट लिख लिया है आप लोगों ने तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या लिखा देखो, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स शुड बी डिडक्टेड। एक्सपोर्ट के वैल्यू को ऐड करो, क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं तो अपने कंट्री में पैसा आता है। सही बात है, और जब भी हम लोग यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो हमारे देश से पैसा जाता है, तो इसलिए हम लोग एक्सपोर्ट्स की वैल्यू को ऐड करेंगे और इंपोर्ट की वैल्यू को हम लोग माइनस करेंगे। इसका मैं एक और रीजन आपको बताता हूँ, क्या रीजन है, लॉजिकली हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आप लोग इस चीज को भी नोट कर सकते हो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ये कम से कम मैंने आज इसी लेक्चर में 3 से बोला है। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब NI, मतलब होता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। एन मतलब क्या है, यहाँ पे नेशनल होता है, एन का मतलब नेशनल। सही है बच्चों, नेशनल का फॉर्मूला क्या है यार, नेशनल इज इक्वल टू व्हाट, आप लोग फिर से फर्स्ट लेक्चर के फॉर्मूलेस को देख सकते हो, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ही क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट करोगे पैसा मिलेगा, इंपोर्ट करोगे पैसा जाएगा। तो ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम लोगों को करना ही पड़ेगा जब भी हम लोग नेशनल इनकम को कंसिडर करते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रिकॉशंस में भी एग्जैक्टली वही लिखा है। ठीक है, पढ़ के देखते हैं फिर से प्रिकॉशन में क्या लिखा है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट शुड बी डिडक्टेड। एक्सपोर्ट को ऐड करो, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, इंपोर्ट को माइनस करो। ठीक है, चाहते हो आप तो ये भी पॉइंट लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आराम से इस पॉइंट को भी क्विकली नोट कर सकते हो। चलो ओके बच्चों, नेक्स्ट यहां क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स शुड बी डिडक्टेड। क्यों भाई डेप्रिसिएशन माइनस क्यों कर रहे हैं, फिर से वही लॉजिक, हम लोग नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, मतलब एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, एन मतलब होता है नेट, एन मतलब क्या होता है नेट, एंड नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम लोगों को डेप्रिसिएशन माइनस करना है, डिडक्ट करना है, बराबर। इसलिए यहां पे भी वही लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट शुड बी डिडक्टेड। डेप्रिसिएशन कुछ है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। और लास्ट यहाँ पे लिखा है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग फ्रेशली जो इस साल में चीजें बनी है या सर्विसेज दिए जा रहे हैं, बस इन्हीं चीजों का हम लोग वैल्यू कंसिडर करते हैं। सेकंड हैंड गुड्स को हम लोग कंसिडर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों सेकंड हैंड गुड्स जो है उसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने उस साल में ले लिया होगा जिस साल में वो ओरिजिनली बने। इमेजिन करो, एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मान के चलो मैं बोलता हूं कि 2015 में सपोज एक कार का प्रोडक्शन हुआ है, एक कार का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, और वो कार जो है उसको सेल किया गया था 2015 में। ठीक है, और ये कार प्रोड्यूस होने के बाद मिस्टर ए नाम के पर्सन ने उसको बाय किया, इसको क्या किया, बाय किया। ठीक है, अब क्या होता है, 2018 में सेम कार को अब मिस्टर ए बेचता है मिस्टर बी को। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, देखो 2015 में ऑलरेडी कार बन चुकी थी। ठीक है, मिस्टर ए ने उसको 2015 में खरीद भी लिया था। अब क्या होता है, 2018 में वही गाड़ी को मिस्टर ए अब मिस्टर बी को बेचता है। मिस्टर बी के लिए सेकेंड हैंड कार होगी, बराबर ना, मिस्टर बी के लिए क्या होगी, सेकेंड हैंड कार, ये हो गई सेकेंड हैंड। तो अगर अब मिस्टर बी ये सेकेंड हैंड कार 2018 में खरीदता है तो हमें यहाँ पे फिर से इसको 2018 में कंसिडर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि 2018 में इस गाड़ी का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, इस गाड़ी का प्रोडक्शन हुआ था 2015 में। ठीक है, तो 2015 में हम लोगों ने ऑलरेडी इसको कंसिडर कर लिया है देश की जीडीपी में, फिर से 2018 में ये चीज को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे बच्चों। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन ऑल्सो नोट दिस एग्जाम्पल, इसको लिख लो। सेकेंड हैंड चीजों को हम लोग जो बार बार बेचे जाते हैं, हम लोग डबल डबल ट्रिपल काउंटिंग नहीं करेंगे। यू कैन नोट दिस एग्जाम्पल एज वेल, राइट। ठीक है, तो और बच्चों यहाँ पे इसी के साथ अपने सारे प्रिकॉशंस भी होते हैं खत्म। अच्छा, ये लिखने के पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, ये जो हम लोग आउटपुट मेथड इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको पूरा आउटपुट मेथड के बारे में बताया, और अब इस लेक्चर में हम लोगों ने सारे प्रिकॉशंस कंप्लीट किए हैं आउटपुट मेथड के। ठीक है बच्चों, आउटपुट मेथड जो होता है ना, ये हम लोग इंडिया में यूज करते तो है, बट अगेन हर एक सेक्टर के लिए ये मेथड यूज नहीं किया जाता है, राइट। मैं आपको इसका रीजन और लॉजिक भी बताऊंगा जब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तब। फिलहाल आप लोग क्या करोगे, इस एग्जाम्पल को नोट करो और हम लोग यहीं पे फिर वीडियो को रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब हम लोग इनकम मेथड और उसके प्रिकॉशंस को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलो ठीक है।